हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफआरडी ग्रेड ए मेंस के पेपर 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन? आप जो पीएफआरडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें नेक्स्ट एग्जाम के लिए, या फिर आपसे भी ग्रेड ए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर एग्जाम का पैटर्न सेम है, तो आप इससे जो भी एनालिसिस सीखेंगे वो आगे आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। इस पर्टिकुलर टाइप के एग्जामिनेशन में सीए रमन लूथरा क्लासेस स्पेशलाइज करती है। आपको पता चलेगा इस एनालिसिस के वीडियो से कि हमारे कंटेंट की क्वालिटी क्या है। बात को डिस्कस करने से पहले, आज की आंसर की को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे टेलीग्राम चैनल के, जिसमें मेरे कुछ नोट्स लीक हो रखे थे। स्पेसिफिक पेंच सेक्टर के नोट्स तो लीक हो रखे थे। काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला, तो कभी कभी देखो बुरा लगता है कि हम इतनी मेहनत करके कंटेंट को बना रहे हैं। चलो स्टूडेंट्स की बात अलग, काफी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये काम मत करें। बहुत मेहनत करके एक टीम पूरी लगती है इस काम को करने में, तो उनकी मेहनत का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें आप। ठीक है जी, तो आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेंशन सेक्टर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्रधानमंत्री वया वंदना योजना? पीएफआरडी के एग्जाम में वया वंदना योजना से काफी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको जो भी अब मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूँ ना, ये नोट से ही कर रहा हूँ ना कि नोट्स में कहाँ कहाँ पे दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन था भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और ये स्क्रीनशॉट है हमारे नोट्स का। ठीक है जी, हाँ आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन अवेलेबल अंडर प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। आपने 15 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली, आपको पर मंथ पैसे मिलते रहेंगे उसके ना, कि आपने जो भी पॉलिसी ली, एक तरह की पेंशन पॉलिसी है। तो उसके अंदर बोल रहा है अगर आपको आगे जाके लोन लेना है, कभी लेना पड़ जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो कितना आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। तो उसका अमाउंट है, परसेंटेज है 75% ऑफ द परचेज प्राइस। जितने की भी आपने पॉलिसी ली उसका 75% तक आप लोन ले सकते हैं, वो भी 3 साल के बाद। जी क्वेश्चन था कि कितना परसेंटेज, तो ये भी आपके नोट्स में देखो जी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आर पेबल ऑन द मैक्सिमम वेज सीलिंग ऑफ। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की बात करिए, जो आपका ईपीएफ एक्ट है उसमें 3 कंपोनेंट है। एक आपका प्रोविडेंट फंड पीएफ, एक पेंशन स्कीम, और एक ईडीआई, एक डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है जी, तो यहाँ पर पेंशन स्कीम की बात करी, उसके अंदर कितनी लिमिट है वेज की? 15,000 की। आंसर इजी था, इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक सारे के सारे इजी जा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्क्रीनशॉट सारे नोट्स ही हैं। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के 2 क्वेश्चन। पेंशन स्कीम में बोला कि अगर आपका जो भी सब्सक्राइबर है, मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी स्पाउस को पैसा मिलेगा। पेंशन है ना, पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो चिल्ड्रंस को किस एज तक पेंशन दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 ईयर्स ऑफ एज। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंदर घुस के क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आपके नोट्स में आपको ये मिलेगा ही, ये ऐड किया गया था इस बार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, जब नोट्स लीक हुए थे तो ये स्पेसिफिक लेक्चर मैंने नहीं लिया था, बाद में लिया था, तो ये लीक वाले नोट के पास नहीं होगा। क्वेश्चन था, when can an existing subscriber to APY can change auto debit facility to quarterly और half yearly? ठीक है जी, आपको APY में मंथली, क्वार्टरली ऐसे जो आपके प्रीमियम के अमाउंट है वो डिपॉजिट करने होते हैं, तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं मंथली नहीं दे सकता, मैं क्वार्टरली देना चाहूंगा, या मेरे को हाफ ईयरली देना है। तो पहले होता था कि आप सिर्फ अप्रैल के मंथ में चेंज करा सकते थे, जिसको चेंज कर दिया गया कि आप कभी भी करा सकते हो, बट वंस, एक साल में एक बार। बात समझ में आती है? तो करेक्ट आंसर क्या है? वंस इन अ ईयर इन एनी मंथ। ऑप्शन में था वंस इन अ ईयर इन अप्रैल, मई, जून, ऐसे ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये आपका मैंने जो लेक्चर लिया था उसके अंदर उसको मैंने ये हाईलाइट करके दिया हुआ था। ठीक है जी, एक क्वेश्चन, अ पेंशनर कैन यूज डैश न्यूली लॉन्च डिजिटल सर्विस एंड बायोमेट्रिक सपोर्ट सिस्टम टू गिव देयर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। तो ये गवर्नमेंट ने लेटेस्ट मतलब लेकर आए थे चीजें, जिसके अंदर आप जो आपका जीवन प्रमाण का पत्र है वो आप डिजिटली सबमिट कर सकते हैं। तो उसका जो पोर्टल का नाम है क्या है? वो जीवन प्रमाण ही है। तो ये अगर आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज कवर्ड है तो ये आप अटेम्प्ट कर लोगे इजीली। एक क्वेश्चन था आपके कोर्स से अलग, कोर्स से अलग था, बट कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन था,
gratuity shall be payable to an employee after he/she has rendered continuous service of how many years? तो करेक्ट आंसर है 5 years. आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. कॉमर्स साइड के स्टूडेंट ने आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा. करते जी आपका आपका पेज सेक्टर कंप्लीट. कंपनी रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं. कंपनी रेट के बारे में जब भी आप मेरे लेक्चर्स को देखते हो तो मैं बोलता हूँ सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसको आप शॉर्टकट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. एडवाइजेबल नहीं है, बट फिर भी देखो, अगर आप जॉब लेने के लिए जा रहे हो, आप पेपर दे रहे हो कि नहीं मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ना है जैसे आपको लेक्चर्स में पढ़ाया गया, जैसे लेक्चर्स में डिटेल्ड कंटेंट दिया गया. बट अगर आपको लगता है टाइम का क्रंच है, तो उस केस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसको आप ढेर सारे एमसीक्यू से कवर कर सकते हो. ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, आप जाके चेक कर सकते हैं, सारा यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है. तो आज हम कंपनी रेट को देखने वाले हैं कि सर आप बताओ कंपनी रेट के क्वेश्चन क्या है और आपके एमसीक्यूज में कितने थे. पहला क्वेश्चन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. तो इसका करेक्ट आंसर है 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी. और ये आपके सामने एमसीक्यू अवेलेबल है, एमसीक्यू में दे रखा है. अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको उसकी हिंट मिल जाएगी, क्योंकि ये एमसीक्यू बने ही इस तरीके से ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो. कोई आपके आंसर्स को गलत करने के लिए एमसीक्यूज नहीं बने. पढ़ते हैं एमसीक्यू में क्या दे रखा है. हमारे वाले एमसीक्यू में एज पर सेक्शन 39, ये सेक्शन नंबर भी इसलिए दे कि आपको सेक्शन नंबर याद रहे. अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5%. तो यहाँ पर आपको आंसर दे दिया गया, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया. 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज एज पर कंपनीज एक्ट. बट यहाँ पर सेबी का भी से आ जाता है. अगर वो लिस्टेड एंटिटी है तो उस केस में कहता है सेबी कि हमें मिनिमम अमाउंट लेना कितना, 25% ऑफ द इश्यू प्राइस. परफेक्ट. तो आपके लिए इतना ही रेलिवेंट था, 5% मार्क करके आना था. नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 43 से है. अच्छा, इस बार क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस से नहीं है, जो जनरली एक आधा क्वेश्चन तो आता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. व्हाट आर द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल एज पर कंपनीज एक्ट. तो ऑप्शन बड़े सारे थे, तो उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दे रखा था, डिबेंचर वगैरह और भी सारी चीजें थी, बॉन्ड दे रखा था. तो आंसर क्या है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर. आपके एमसीक्यू, इस चैप्टर के एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है. तो इसमें प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स आते हैं. परफेक्ट. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सेक्शन नंबर 123, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. The amount of dividend including the interim dividend shall be deposited in a scheduled commercial bank in a separate bank account within how many days. कितने दिन के अंदर आपको जमा कराना है, तो 5 days. एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. The president of National Company Law Tribunal can be a high court judge having experience of how many years. तो करेक्ट आंसर वाज 5 years. और ये आपके एमसीक्यूज में भी दे रखा है कि जज कौन बन सकता है प्रेसिडेंट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, एक जज जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है. क्वेश्चन नंबर 12, सेक्शन नंबर 152 से है. अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर unless he has given his consent to hold the office as director, and such consent has been filed with the registrar within how many days of appointment. Within 30 days आपको अपॉइंटमेंट के वो रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है कंसेंट. अब क्या क्वेश्चन में आपको दे रखा है एमसीक्यूज के अंदर, कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर शैल फाइल कंसेंट द रजिस्ट्रार. ठीक है जी, इसके अंदर हमने फॉर्म नंबर पूछा था एमसीक्यूज में, बट आपसे क्वेश्चन के अंदर से ये क्वेश्चन बना लिया गया. ठीक है जी, समझ में आता है सर, इजी. सेक्शन नंबर 141 से क्वेश्चन है. वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. तो कौन सा पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट किया गया एज एन ऑडिटर, कौन सा पार्टनर साइन कर सकता है बैलेंस शीट को. तो हमें पता है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑथराइज है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने के लिए, ओके करने के लिए. तो अगर किसी फर्म को अपॉइंट किया गया, उस फर्म में पार्टनर जो सीए होगा वही मतलब एलिजिबल है, ऑथराइज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओके करने के लिए. तो आपका सेक्शन नंबर 141 का क्वेश्चन ये आपके सामने कि कौन स्टैट्यूटरी ऑर्डर बन सकता है, कौन साइन कर सकता है. ये स्पेसिफिक प्रोविजन जो ये है, ये स्पेसिफिक सब सेक्शन 1 है 141 का. और जो क्वेश्चन आया था वो सब सेक्शन 2 से आया था. सब सेक्शन 2 में ये बात लिखी गई है कि अगर कोई पार्टनरशिप को आप अपॉइंट करेंगे तो उसमें कौन सा पार्टनर साइन करेगा, तो ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन.
एक क्वेश्चन पहले हम पढ़ के आ चुके बाहर से ग्रेचुटी का, बट उसको इजी क्वेश्चन मानेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मानेंगे। ये क्वेश्चन आपका एक डिफिकल्ट आया कंपनी सेट का, ये बाहर से क्वेश्चन आया। सेक्शन नंबर 89 90 का क्वेश्चन आया था कि हम कब किसी इंसान को बोलेंगे कि उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो ये आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन है। तो होल्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स, तो ये आपका बाहर से क्वेश्चन है। मैंने आपको कंटेंट ये जो प्रोवाइड किया है, ये कंपनीज एक्ट का ही है, रूल्स के अंदर दे रखा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, 10% और मोर आपका करेक्ट आंसर है बेनिफिशियल इंटरेस्ट का। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइम देखो, हर बार जब भी एग्जाम होता है तो एक ना एक सब्जेक्ट को ये डिफिकल्ट कर देते हैं, तो इस बार वो सब्जेक्ट था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। अब कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को डिफिकल्ट ऐसे किया गया कि इसमें क्वेश्चन थोड़े बाहर से पूछ लिए, आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिए। तो अब आपकी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी को आपको अपडेट करना पड़ेगा। मैं अभी बता दो क्या करना है। चलो पहले क्वेश्चन डिस्कस करो सर। पहला एक इजी क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट इज फॉलोड व्हेन पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज इसलिए की जाती है ताकि आप अपने रिवेन्यू को अपने एक्सपेंस से मैच कर सको। आप एडजस्टमेंट करते हो ना, नहीं नहीं ये जो भी अभी हमने पेमेंट करी है ये एक्सपेंस अभी नहीं हुआ, ये नेक्स्ट ईयर का है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो आप एडजस्ट करते हो, नहीं नहीं इसको नेक्स्ट ईयर में ले जाओ, तो इसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ रिवेन्यू रिकॉग्निशन का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के आपके नोट्स में चीजें दे रखी हैं। एक क्वेश्चन आया, इजी क्वेश्चन, फॉरेक्स का इजी क्वेश्चन। अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ 200,000 $2 लाख का लोन लिया 1 नवंबर को, जिस समय रेट था $2 का 74.43 एंड फॉरवर्ड रेट आगे का रेट दे रखा था 75.78। आगे जाके डॉलर महंगा हो रहा है, हमने लोन ले लिया $2 लाख का, तो उस केस में कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस बताओ। तो आपको $2 लाख वापस करने हैं। जब आपने लोन लिया तब आपको डॉलर मिला 74.43 का, बट जब आप वापस करने जाओगे तो आपको $1 खरीदना पड़ेगा 75.78। तो समझ में आ रहा है कि एक्सपेंसिव हो गया डॉलर, तो लॉस हो गया हमें। तो ये हमें लॉस हुआ जितना भी इसका डिफरेंस है इनटू $2 लाख। इजी इजी इजी, लॉजिक से भी आप कर सकते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बिना पढ़े भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है जी, आंसर आता 2,70,000 या 27,000, एक दो जीरो का फर्क हो सकता है ना, एक जीरो क्या पता इसमें ज्यादा हो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो आया आपका एक्स राइट। आप देखो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में पेपर में आया, वो एमसीक्यूज में हमारा दे रखा है। ये सर कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आईबीपीएस जो आपका पेपर बनाता है उसको हम क्लोजली फॉलो करते हैं कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वी ट्राई कि हम उसी लेवल के क्वेश्चन को उठा के आपके सिलेबस में लेकर आए। तो आप देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट X right price if the market price of the share is 240 and right issue price is 120. Company offered one right share for every 2 held. एक राइट शेयर दिया 2 पे, तो आप बताओ एक्स राइट प्राइस क्या होगा। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक्स राइट का मतलब क्या है, टोटल वर्थ कितनी है उसको ऊपर लिखो, डिवाइड बाय टोटल न्यू शेयर्स कितने होने वाले उसको लिखो। टोटल वर्थ क्या होगी, आपके ओल्ड शेयर कितने थे, 2 शेयर थे, मार्केट प्राइस कितना था, 240 था। अब नया शेयर दे रहे हैं हम, न्यू शेयर दे रहे हैं 1 इंटू 120, तो टोटल कंपनी के पास पैसा कितनी वैल्यू होगी 360। पहले शेयर कितने थे 2, अब एक नया शेयर इशू हो गया तो अब वो 3 शेयर में डिवाइड हो जाएगी ना। तो 3 शेयर नहीं, नहीं कुछ गलत हो गया जी, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। इशू प्राइस 120 और ये ओके जो ये हो गया हमारा कितना, टू 481 ना जी, गलत हो गया जी, 480 प्लस 120 600 होना चाहिए। तो 600 डिवाइड बाय 3, तो आपका 200 आ रहा है एक्स राइट प्राइस, करेक्ट। आप देखो आपके एमसीक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका मतलब क्वेश्चन का फ्रेम थोड़ा सा अलग है, बट इसमें आंसर भी देखा जी, एक्स राइट प्राइस क्या 200। आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ओके जी, ओके जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी हैड 2 lakh shares as on March 21. On 1st October, company raised additional capital by issuing 2 lakh shares. 2 lakh shares और इश्यू करेगा बाद में। Profit for the financial year 21-22 stood at 4 lakh rupees. You are required to calculate weighted average earning per share. आपके स्पेसिफिकली कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, बट जब आप और मैं डिस्कस कर रहे थे शेड्यूल 3 को, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो तब वहां पर हमने अर्निंग पर शेयर और साथ में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की बात करी थी। तो वहां पर से वेटेड एवरेज का भी कॉन्सेप्ट आप समझ सकते थे।
ठीक है जी। तो वेटेड एवरेज में क्या है, लॉजिक समझे, लॉजिक क्या है इसका। देखो जी, कंपनी ने अर्निंग करी 4 लाख की। अब इसमें आप अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हो, आपको जी 4 लाख की अर्निंग करी और 4 लाख के ही शेयर है हमारे। 2 लाख शेयर पहले थे, बाद में 2 लाख शेयर और इश्यू हो गए, तो 4 लाख शेयर है, तो अर्निंग पर शेयर 1 हो गया। ठीक है, मैथमेटिकली आप कह रहे हो हाँ ओके, बट लॉजिक से बात करेंगे। जब शेयर इश्यू हुए 2 लाख बाद में, उसका पैसा कंपनी को बाद में मिला कि नहीं मिला, बाद में मिला। तो जो अर्निंग्स है जो कंपनी ने अर्निंग्स करी होगी, तो वो 2 लाख शेयर पे बाद से स्टार्ट करी होगी। कैपिटल 6 महीने बाद मिली, तो क्या मैं पूरे साल की अर्निंग उसको दे दूंगा, नहीं। तो हम इसलिए शेयर्स को वेटेड एवरेज करते हैं। तो इसमें बोला कि अर्निंग 4 लाख है, ओके, बट जो कैपिटल यूज करी, हमने फर्स्ट 2 लाख शेयर्स को 12 मंथ यूज किया पूरे अर्निंग करने के लिए, और बाद में जो 2 लाख शेयर इशू है उसको सिर्फ 6 मंथ यूज किया गया। पास में आती है तो उसको वेटेड एवरेज कर दिया जी। हमने 4 लाख तो कमाए, बात सही है, बट ऑन वेटेड एवरेज बेसिस पे कैपिटल जो यूज करी वो 3 लाख शेयर्स की यूज करी। तो इसका आंसर आता 1.33 पर शेयर वेटेड एवरेज। डायरेक्टली कोर्स का नहीं, बट आपको ये अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपने वो शेड्यूल 3 का मेरा लेक्चर देखा हुआ था ईपीएस वाला, तो आपका अटेम्प्ट हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है जी, यही बात है ना, लॉजिक से पढ़ोगे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपका इंड एस 16। इंड एस देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी से तो रिलेटेड होता है। इंड एस कॉन्सेप्ट तो मोटा मोटी सेम ही है, बट इस बार अलग अलग इंड एस से क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर आपके पेपर का जो बहुत एक्सपैंड कर दिया गया सिलेबस को, तो इसको कवर करने का तरीका ये है कि जो आपके सिलेबस के इंड एस है कोर्स के, वो तो करने ही करने हैं, साथ में बाकी जितने भी इंड एस है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सारे के सारे इंडेक्स करना पॉसिबल नहीं है, बट आपको इसका पढ़ने का तरीका यही है। जो कोर्स के इंडेक्स है उसको कंप्लीट करेंगे, पहले तो लेक्चर्स देखेंगे समझेंगे, और बाकी के सारे इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है। चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या था। इंडिया 16 का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ट्रेड डिस्काउंट एक झूठा डिस्काउंट, एक फेक डिस्काउंट है। काफी जगह हम इसकी बात करी, चाहे आप इंड एस 2 की बात कर लो, एएस 2 इन्वेंट्री की बात कर लो। ट्रेड डिस्काउंट एक झूठा डिस्काउंट होता है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन में भी पढ़ा है कि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को आप रिवेन्यू नहीं मानते। आपने ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है कि यार हमें क्या कहते हैं, जैसे अगर आप मिंत्रा पे चले गए, मिंत्रा पे शूज थे 10,000 के, और कहा नहीं नहीं अभी बिग बिलियन सेल चल रही है तो 60% ऑफ ले लो। तो मिंत्रा 10,000 का रिवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, मिंत्रा रिकॉग्नाइज करेगा 4,000 का रिवेन्यू। मिंत्रा ऐसा नहीं बोलेगा कि 10,000 की सेल हुई और मैंने बिग बिलियन डे पे 6,000 का डिस्काउंट दे दिया, ये 6,000 का हमारा डिस्काउंट का एक्सपेंस हो गया और 10,000 की मेरी इनकम है, सेल है। ये गलत वे है प्रेजेंटेशन का। आपकी सेल मेटेरियलाइज इसलिए हुई क्योंकि आप उसको 4,000 का दे रहे थे। तो ट्रेड डिस्काउंट एक फेक डिस्काउंट होता है, कभी भी इंक्लूड नहीं होता। आपके नोट्स के अंदर दे रखा है स्पेसिफिकली, परचेज प्राइस में हम ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लेंगे, हटा देंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंड ए 17 का क्वेश्चन आया। आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन, आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन, आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन, बट इसमें स्टूडेंट सारे के सारे आंसर मार्क करके गलत आए। जो भी लॉजिक से पढ़ते थे उन्होंने आंसर ठीक मार्क किए। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन था। इन डे 17 के अंदर क्वेश्चन था, a company took an asset on operating lease and paid 1 lakh upfront with yearly operating lease payment of 5 lakh। 1 लाख अपफ्रंट दिया गया ऑपरेटिंग लीज, मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड एसेट के मेरे पास नहीं आया। ठीक है, मैं एसेट को यूज कर रहा हूं, अब उसमें मैंने 1 लाख अपफ्रंट दे दिया और फिर मेरे को 5 लाख रुपीज कब देने, ईयरली ऑपरेटिंग लीज की पेमेंट करनी है। तो ये 5 लाख तो मेरा एक्सपेंस हो ही गया सीधा सीधा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अप फ्रंट पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आपने 1 लाख रुपीज दिए उसका क्या करोगे आप। तो स्टूडेंट्स मार्क करके है कि इसको हम एक्सपेंस मान लेंगे सारे का सारा एक ही साल के अंदर। बट करेक्ट आंसर है एमोटाइज्ड ओवर द लीज टर्म। ये 1 लाख रुपीज क्या फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। आपने जितने भी साल के लिए ऑपरेटिंग लीज ली, 3 साल के लिए ली, 4 साल के लिए ली, तो उस पूरे साल 3 टर्म में डिवाइड होना चाहिए। आपको मैं इंड ए 17 का टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। लीज पेमेंट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म। साथ में इसके साथ एक और लाइन थी, वो मैंने ऐड नहीं करी। आपको जब आंसर की का प्रिंट दूंगा तो मैं उसमें लगा दूंगा। तो उसमें लिखा अगर और सिस्टमैटिक बेस आपको मिल रहा है, आपको पता चल रहा है
एक अलग अच्छा वे है एक्सपेंस को एलोकेट करने का, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस केस में 1 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। सिस्टमैटिक बेस क्या है कि जितना भी लीज टर्म है आप उसमें इस 1 लाख को अमोर्टाइज करें। ऐसे लॉजिक नहीं बना ना, फर्स्ट ईयर में आपने 6 लाख का एक्सपेंस ले लिया और फिर 5-5 लाख का एक्सपेंस ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मान ले 5 ईयर्स की ये लीज है, तो फर्स्ट ईयर 6 लाख का एक्सपेंस, फिर 5 लाख 5 लाख 5 लाख ऐसे लिया। उसने बोला ऐसे मत करो, आप इसको 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 ईयर्स लो और इस 1 लाख का 5 ईयर्स में डिवाइड कर दो, तो टोटल कितना आ गया 5,20,000। लॉजिक बनता है, लॉजिक है। तो काफी सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस आंसर को गलत करके आए, बट मेरे एक दो स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इस आंसर को ठीक करके आए। चलो जी, मजा आ गया सुन के, मजा आ गया सर बात आपको सुन के। एक ये अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे आउट ऑफ द कोर्स था, अलाउड आपका गलत करना। एक और क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स आया, इंड एएस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट से क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन इजी था, डायरेक्ट था, बट गलत होगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं तो कैसे मार्क कर दे। मोस्ट एडवांटेजनेस मार्केट पोजीशन क्या होता है उसके बारे में बोला। डायरेक्ट डेफिनेशन थी, द मार्केट दैट मैक्सिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल द एसेट और मिनिमाइज द अमाउंट दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर द लायबिलिटी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसके ऑप्शंस में आफ्टर की जगह बिफोर टेकिंग ऐसे ऐसे ऑप्शंस दे रखे थे। तो जिसने भी मतलब अगर तुक्का लगाया जिसने, तो भाई आपका तुक्का सही निकल गया। ओके जी, हमारी पूरी आंसर की में एक क्वेश्चन हमें नहीं पता क्या है, उसका कुछ शेयर से लेना देना था। अगर आपको वो क्वेश्चन पता है तो आप प्लीज उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं अपनी आंसर की में उसको बाद में इंक्लूड कर लूंगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्टिंग। कॉस्टिंग भी इजी है। अच्छा, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ओवरऑल आप आउट ऑफ द क्वेश्चन को देखो तो डिफिकल्ट आई, बट अगर आप ये अज्यूम कर लो, जैसे मैंने अज्यूम किया कि काफी स्टूडेंट्स ने इसको मार्क नहीं करा होगा, तो ऑन एन एवरेज आपका अकाउंटेंसी भी ठीक है अगर आपने बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बजटरी कंट्रोल। तो इजी क्वेश्चन था, बजटरी कंट्रोल इज यूज्ड टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट बजट। इजी इजी। एक क्वेश्चन था आपका, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इंक्लूडेड इन योर कोर्स। तो इजी क्वेश्चन था, 2 इंटू एनुअल जो भी आपकी प्रोडक्शन है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है उसको डिवाइड करके कैरिंग कॉस्ट से एक आपका आंसर निकलना था। तो 2 एनुअल डिमांड थी, इजी इजी, मतलब डायरेक्टली दे रखा था कि एनुअल डिमांड कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 10 कितनी दे रखी है आपकी 1000, और आपकी कैरिंग कॉस्ट एक पर्टिकुलर यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है 10 रुपी। मतलब अच्छा, इसमें सेटअप की कॉस्ट है कि मशीन को सेटअप करने की क्या कॉस्ट है, तो कितने बैचेस में सामान बनेगा, तो इसका अंडर रूट करके, तो बैचेस आ रहे थे कितने 1000 यूनिट्स के बैचेस में सामान बनेगा। अगर इसमें क्वेश्चन बोलता कि कितने बैच चाहिए हमें, कितने बैच रन होंगे, तो बैच का नंबर होता 5000 यूनिट्स है टोटल, और 1000 का एक बैच होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट अ फर्म मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ INR 60,000 टू सेल्स ऑफ 3 लाख, 3 लाख की सेल पे 60,000 का प्रॉफिट है, फिक्स्ड कॉस्ट स्टैंड्स एट 90,000। तो मोटा मोटा कंपनी कितना कमा रही है, मोटा मोटा जो कंट्रीब्यूशन कंपनी कमा रही है 3 लाख की सेल पे वो है 1.5 लाख, 60,000 का प्रॉफिट है और 90,000 की कॉस्ट को कवर किया ना, फिक्स कॉस्ट को। तो ऑन एन जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आया वो हमारा 1.5 लाख निकल कर आ गया। बट क्वेश्चन में ट्विस्ट, इट इज प्रोजेक्टेड दैट फर्म विल इंकर अ लॉस ऑफ 30,000 इन द नेक्स्ट ईयर। कंपनी कह रही है आगे जाके डिमांड कम लग रही है, तो आगे जाके हमें लग रहा है कि लॉस 30,000 का हो सकता है। क्वेश्चन ने बोला आप बताओ कि कितनी प्रोजेक्टेड सेल होगी इसकी, सेल्स कम होगी ना। तो ठीक है, जब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो कंट्रीब्यूशन आपने और मैंने मिलकर निकाल लिया, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में निकल के आ गई 50%। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख है, कितने की सेल पे, 3 लाख की सेल पे, तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया 50%। अब एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मतलब हमने डिजायर्ड प्रॉफिट वाला, तो इसका बस डिजायर्ड प्रॉफिट वाले का फॉर्मूला ही यूज करके क्वेश्चन करना था। फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000 की, और हमें लग रहा है कि हमें लॉस हो जाएगा 30,000, कितना का 30,000 का लॉस रहेगा, तो हम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कितना कर पाएंगे, ओनली 60,000, 60,000 की फिक्स कॉस्ट कवर कर पाएंगे। अब 60,000 की फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी, इसको आप डिवाइड कर दो 50% से, पीवी रेशियो से। हमारी पीवी रेशियो 50% है, तो आप 1,20,000 की सेल करेंगे, तो उसके ऊपर आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न होगा, 60,000 का। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 90,000, तो आपका लॉस निकल कर आया कितना, 30,000। इजी क्वेश्चन है, मतलब इसको डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी,
क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टोटल प्रोडक्टिव टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस? तो ये कहता है जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन और जीरो एक्सीडेंट। आपके नोट्स के अंदर का ये क्या कहते हैं डायग्राम। एक क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा फिर भी अच्छा क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन। देयर आर 4 एम्प्लॉयज रिसीविंग 20,000 फॉर अ जॉब, 40,000 was the overall overhead and 25% was attributed to a concerned job, to this concerned job ना। इन्होंने बोला देखो एक जॉब कर रहे हैं, 4 एम्प्लॉय को हम 20,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट खर्चा हो गया ना, तो डायरेक्ट खर्चा हो गया। 80,000 तो इस जॉब का ही खर्चा है, साथ में बोला इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड्स 40,000 के हैं, जिसके 25% इस जॉब को कंसर्न मतलब इस जॉब में हमें अपोर्शन करने हैं। ठीक है जी, तो हमने ओवरहेड्स 40,000 के 25% को अपोर्शन कर दिया इस जॉब के लिए। ठीक है जी, तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल कर आ गई हमारी एक जॉब को करने के लिए 90,000, अपोर्शनमेंट के बाद 90,000 की कॉस्ट आ गई। अब इन्होंने आगे बोल दिया कि 125 यूनिट्स बने इस जॉब के अंदर, तो पर यूनिट की कॉस्ट क्या है? अब हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है इसको, एब्जॉर्ब करना है इसको पर यूनिट के अंदर, तो इसको डिवाइड कर देंगे 125 यूनिट से, आंसर निकल गया 720। मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके आगे वाले एग्जाम के अंदर अपोर्शनमेंट, एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछते रहते हैं। ठीक है जी, तो हमने पर यूनिट में इसको एब्जॉर्ब कर लिया, 720 आंसर आता है। इजी इजी क्वेश्चन। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज कैटेगराइज्ड ऑन बिहेवियर बेसिस? आपके नोट्स के अंदर दे रखा है कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो भी उसको हम बिहेवियर कॉस्ट भी बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट, इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। यूनिट्स प्रोड्यूस इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स दे रखे थे आपको, 16,000 यूनिट्स बने और फिर नेक्स्ट ईयर में 18,000 बने। जो टोटल कॉस्ट थी वो इंक्रीज होगी 22 लाख से 23,70,000। तो कॉस्ट में कितना फर्क आया, कितना फर्क आया हमारा, फर्क आएगा 1,70,000, 1,70,000 हमारी कॉस्ट बढ़ गई। चेंज क्या होता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगी ना, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है, और हमारे चेंज इन यूनिट्स कितने, 2,000 यूनिट्स बने। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आंसर आ रहा था 85, करेक्ट। फाइनेंस के क्वेश्चन कोर फाइनेंस से नहीं आए, फाइनेंस के क्वेश्चन फाइनेंशियल अवेयरनेस से आए। इसको देख के अब हम भी फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, सेबी के एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो आपको यूट्यूब पे और कुछ हमारे जो पेड कंटेंट है उसमें लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे आप फाइनेंशियल अवेयरनेस के। एक क्वेश्चन आया, सेबी रिसेंटली रिलीज फ्रेमवर्क ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर? कितना आपका अमाउंट होना चाहिए तब जाके आप इस सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा सकते हैं? तो उसके लिए इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है ना, तभी तो सोशल सिक्योरिटी मतलब सोशल लिखा गया इसके आगे। तो इसमें है कि 50 लाख की आपकी स्पेंडिंग होनी चाहिए। ओके जी, 15th फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस का वेटेज क्या था? सबसे ज्यादा वेटेज है, मतलब इसमें बताते हैं कि आपको कितना, सेंटर को कितना पैसा मतलब स्टेट्स को देना चाहिए। अब स्टेट्स में कुछ पुअर स्टेट होती हैं, कुछ बहुत पैसे वाली स्टेट होती है जैसे मुंबई। तो जो भी इनकम डिस्टेंस है उसको देख के कि हाँ भाई इस स्टेट में कम पैसा जा रहा है, कम अर्निंग्स हो रही है, तो सेंटर उसको ज्यादा पैसे देती है कि आप स्टेट, आपका कम रिवेन्यू है स्टेट, हम आपको सेंटर के खाते से पैसा देंगे कुछ। तो उसका वेटेज कितना है इनकम डिस्टेंस का, वो है 45%। एक क्वेश्चन आया, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर इज मोर देन द मार्केट वैल्यू। आपकी बुक्स में जो आपके अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसके हिसाब से अगर अपने शेयर की वैल्यू निकाल रहे हो, सर हम कैसे निकालेंगे शेयर की वैल्यू? जो भी आपके असेट्स होंगे उसमें से आप आउटसाइड लाइबिलिटी को लेस करते हो, तो जो भी शेयर होल्डर्स का फंड आता है वो आपकी बुक वैल्यू ऑफ असेट होती है। ठीक है जी, बट इन्होंने बोला मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? जो भी आपके असेट्स होते हैं वो जरूरी थोड़ा ना है कि बुक वैल्यू पर ट्रेड करो, बुक वैल्यू तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। मार्केट वैल्यू या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा ही ज्यादा हो। क्या पता जो आपने लैंड ले रखी, बिल्डिंग ले रखी, उस पर कब्जा हो गया, कुछ हो गया, उसकी वैल्यू कम आ गई हो, मार्केट में उसके कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई ऐसा एसेट था जिसकी वैल्यू बहुत कम हो गई हो, तो मार्केट वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब आगे दिया था पी बी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो दे रखा था लेस देन 1 है, तो मतलब इसमें जो भी मार्केट प्राइस पर शेयर था वो बुक वैल्यू से कम था। तो ये बोलते हैं कि यार अगर मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मतलब अपॉर्चुनिटी है, तो मतलब जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। अब
यहाँ पर जिसने भी ये आईबीपीएस ने क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। ठीक नहीं है इन द सेंस पीबी रेशियो कभी भी इंडिया में यूज नहीं होती। इन्होंने इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट को रेफर करके क्वेश्चन बनाया, जो कि मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करता और लॉजिक भी नहीं है। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का कोई मतलब ऐसे लॉजिक नहीं होता। मार्केट वैल्यू आपकी फ्यूचर अर्निंग्स क्या होने वाली है, आगे जाके इंडस्ट्री कैसे मूव करने वाली है, उस पर डिपेंड करता है। बुक वैल्यू से इतना मतलब डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं होता। बट अब ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन को दिया है तो काफी स्टूडेंट्स ने पीबी रेशियो को साइड रखा। उन्होंने कहा हमने तो सुनी नहीं आता कि ये रेशियो, आपने क्या नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी, इंडिया में यूज ही नहीं होती। अब उन्होंने क्या देखा, बुक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू से, तो मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अंडर वैल्यू। तो जो ये लॉजिक पे क्वेश्चन कर कर आया, जिन्होंने पीबी रेशियो को साइड में रखा, आपका तुक्का सही बैठ गया। बट अगर यहाँ पे पीबी रेशियो मोर देन 1 दी होती तो फिर ये क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड हो जाता। बात समझ में आती है? ठीक है जी, ठीक है जी। अभी आपका अंडर वैल्यूड काफी स्टूडेंट ने बोला, तो आपका हो गया, तुक्का ठीक हो गया। एक क्वेश्चन था, बैंक टू डिस्क्लोज डाइवर्जेंस व्हेन ग्रॉस एनपीए असेस्ड बाय आरबीआई एक्सीड्स डैश परसेंट ऑफ द रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर। अब आपको ना डिस्क्लोज करना है बैंक्स को, अगर आपके जो ग्रॉस एनपीए वो ज्यादा है जो आपने पहले डिस्क्लोज, मतलब जो भी आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट था। तो ये भी लेटेस्ट आरबीआई का सर्कुलर है, तो इसके अंदर भी जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस को फॉलो करता है उसका ठीक होगा। 5% है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि ये सेबी वाला सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन, और साथ में यहाँ पर ग्रॉस एनपीए वाला भी जो डिस्क्लोजर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो जी, तो फाइनेंस में सिर्फ ये 4 क्वेश्चन है आपके। आगे इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट हमारे दूसरे टीचर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स विनीत सर डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट बरखा मैम डिस्कस करेगी। मेरे वीडियो के एंड होते ही उनकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए जो टारगेट है वो बात खत्म होगी। काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 60 मार्क्स के अराउंड गई थी जनरल स्ट्रीम की। बट कंसिडरिंग इस बार का एग्जाम, लास्ट टाइम का पीएफआरडी एग्जाम वो पहली बार एग्जाम था जो टफ कैटेगरी का हुआ था। इस बार के एग्जाम में टीचर्स भी प्रिपेयर्ड थे, स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर्ड थे इस एग्जाम के लिए, तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा थे, इस बार 5000 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो जितना मेरे को लगता है इस एग्जाम की कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ कैन बी अराउंड 67 टू 67 मार्क्स के अराउंड मेरे को लग रहा है। 65 टू 67 मार्क्स कट ऑफ आसानी से जा सकती है। पेपर 2 में कुछ लोग एक्सेप्शनली वेल स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि पेपर का लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम था। ठीक है जी। तो जी मेरा जो मतलब लगता है मुझे इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो जो जो इस कट ऑफ के पास है आप वेट करें, जल्दी रिजल्ट है और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। प्लीज आप मेरे ऐप पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए। और आपको सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन चालू रखनी है, वही रुकना नहीं है यहाँ पे पढ़ना। सेबी के लिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। तो होपफुली आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय। अभी वेट करना, विनीत सर का आ रहा है, बरखा मैम का एनालिसिस आ रहा है। Hello everyone, my name is Vineet Singh and welcome to CA Raman Luthra classes. आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो PFRDA एग्जाम 2 अभी हुआ है रिसेंटली उसको। और मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक्स का पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का आया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी पूछे उसने, बट बाय गॉड्स ग्रेस वो हमारे ऑलरेडी कंटेंट में एडेड थे। जैसे बर्ट्रार्ड मॉडल से क्वेश्चन आया, इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आया। ठीक है, जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे। एलएम कर्व से क्वेश्चन आया जो कि हमारे ऑलरेडी कंटेंट में एडेड थे। इवन देन कई क्वेश्चन सीधा उठ के हमारे अभी जो हमने लेटेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था फॉर एमसीक्यू टेस्ट या फिर एमसीक्यू सीरीज का, उसके अंदर एग्जैक्टली सेम एमसीक्यूज भी एग्जाम में पूछे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने वो प्रोग्राम को गो थ्रू किया या फिर बाय किया। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं पहला क्वेश्चन जो कि सप्लाई से आया। सप्लाई लॉ कर्व शोज दैट व्हाट रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। वो कहने का मतलब सप्लाई कर्व जो है वो किस टाइप का रिलेशन शो करता है प्राइस और सप्लाई के अंदर। आपको बता दूं सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है जनरली, तो वो शो करता है डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्या, प्राइस एंड सप्लाई। कि प्राइस बढ़ेगा तो एक सप्लायर के पास ज्यादा इनिशिएटिव है टू सप्लाई मोर। अगला क्वेश्चन आया नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम जिसको हम एनएनपी भी बोलते हैं, वो कह रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है एनएनपी निकालने के लिए या नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए। देखिए
आपको दिया हुआ था इसमें से एक ऑप्शन जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए हमें एनएनपी निकालना है इसमें, और जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन से वो निकलेगा, क्योंकि जी का मतलब है ग्रॉस, एन का मतलब है नेशनल, पी का मतलब है प्रोडक्ट। अगर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का, जो कि होता है डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये कुछ और नामों से भी पूछा जा सकता है फर्दर एग्जाम्स में। आगे, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स विल कॉज। देखिए टू मच मनी इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई हाई है, ठीक है। चेजिंग टू फ्यू गुड्स इसका मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो कम है, तो इसका मतलब इन दोनों ही केसेस में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, तो आंसर इसका इन्फ्लेशन था। अगला है, इफ द प्राइसेस आर राइजिंग विद स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट देन इट इज विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन भी है और इन्फ्लेशन भी है, तो इकोनॉमी जो है एक फेज से गुजर रही है जहां पर स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, प्लस प्राइसेस राइज कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी है, तो इसको हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन को स्टैगफ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। ये मेरे लेक्चर्स में जो बच्चों ने लिए है उनमें क्लियरली मेंशन्ड है। अगला है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज टोटल इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। ये किस पे बेस्ड होता है? देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन के बीच में फर्क मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी बताया। अभी रिसेंटली ही हमने इन्फ्लेशन के लेक्चर्स और भी ऐड किए जिससे कंटेंट को और बेटर बनाया जा सके आपके लिए। अभी हम और भी लेक्चर सीरीज को ऐड कर रहे हैं ताकि और भी सेबी के लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन में हम हो कि बच्चा देखे और उस सारे क्वेश्चंस को वो इजीली क्रैक कर पाए। अभी हमारा जो कंटेंट अवेलेबल है, इस सारे क्वेश्चंस वहीं से ही आए गए हैं। अब जो बच्चों ने हमारा कोर्स प्रोग्राम या बाय किया है वो ये बात जानते हैं, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको ये बात बता दूं कि रमन सर स्पेशली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कराने के लिए, जिससे आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए थ्रू कंटेंट ही। मैं आपको बताता हूँ हमारा जो कंटेंट है, इट्स नॉट अबाउट दैट कि एक बहुत बड़ा कंटेंट है, आपको बहुत ज्यादा वीडियोस देखनी है या बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको क्रैश कोर्स करना है कि भाई हो गया भाई 5 घंटे में कंटेंट बस हो गया, इतने से ही करना है, ऐसा नहीं है। तब भी आप सारा कंटेंट कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो स्पेशली क्रिस्प प्रोग्राम है, जिसमें आपको करीब हर एक मतलब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 30-40 घंटे की वीडियोस देखनी है और उसका कंटेंट को स्टडी करना है, जो कि काफी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बिल्कुल क्रिस्प वे में। आपको बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो नेसेसरी और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से बाय गॉड्स ग्रेस पूछे गए हैं और सीधे सीधे एमसीक्यूज जो हमारे अवेलेबल हैं वहीं से उठ के आए हैं, ठीक है। आगे अगला है हेडलाइन इन्फ्लेशन वाला। मैं आपको बताऊं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों ही कैलकुलेट किए जाते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन एलएम कर्व। देखिए जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो मनी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिससे एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगला, ये जो एनबीएफसी है ये एक टॉपिक ऐसा है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं, ये थोड़ा सा एक फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया था, ठीक है। उसमें पूछा गया कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग्स एनबीएफसी विद एसेट्स साइज ऑफ ₹1000 crore and above will be classified in which layer under regulatory structure of NBFC। तो ये मिडिल लेयर इसका आंसर है। बट ये जो लेक्चर्स हैं हम ये और ऐड करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर अभी फ्यूचर में, और इकोनॉमिक्स अवेयरनेस के ऊपर। जो ये जनरल टॉपिक से एक दो क्वेश्चन वो पूछ लेता है वो भी हम आपके लिए कवर करेंगे, ठीक है। और आप उस लेक्चर सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन है। इन्वेस्टमेंट जो फंक्शन है वो भी आई बार माइनस बी आई होता है। ये माइनस का साइन जो है ये शो करता है इनवर्स रिलेशन को। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर देते हैं, और जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। अगला जो क्वेश्चन आया वो काफी अच्छा क्वेश्चन है कंटेंट वाइज, कि विच मॉडल इन फॉर्म्स ऑफ मार्केट assumes that change in price of rival will lead to no change in your prices। देखिए ये बर्ट्रार्ड मॉडल है। बर्ट्रार्ड मॉडल यही कहता है कि जो राइवल्स का प्राइस चेंज होगा बट आपका खुद का प्राइस चेंज नहीं होगा। ये एक ओलिगोपोली मॉडल है
जो 2 फर्म्स के ऊपर है, इसीलिए इसको डुओपोली बोलते हैं, ठीक है, बट है ओलिगोपोली मॉडल और बर्ट्रार्ड मॉडल। अगर यहीं पर वर्ड आ जाए कि यहां पर वो मान ले कि क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो इसका आंसर कूर्नो हो जाएगा। कूर्नो में ये माना जाता है कि क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, जो वो कर रहे हैं वही करेंगे, ठीक है हम। और कहने का मतलब बर्ट्रार्ड में यही अजम्पशन प्राइस के रिगार्डिंग मानी जाती है। ये हमारी न्यू लेक्चर सीरीज में हमने ऐड किया था टॉपिक, बाय गॉड ग्रेस वहीं से डायरेक्टली उठकर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे अगर, तो आपको दिखेगा क्लियरली कोई ज्यादा मुश्किल कंटेंट नहीं पूछा है इस बार एग्जाम में, ठीक है। कुछ डीप टॉपिक से, जैसे बर्ट्रार्ड से क्वेश्चन आया, हेडलाइन इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आया, एनबीएफसी का क्वेश्चन आया, ये सारे हमने कवर किए हुए थे, इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को एग्जाम काफी ज्यादा इजी लगा है, ठीक है। तो आगे भी अब जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन करें। बट एक बात है, मैं आपको एक पर्सनल बात बोलूंगा इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, कि आप लेक्चर सीरीज को जरूर फॉलो करें, सिर्फ नोट्स रीड करके ना जाएं। थैंक यू एवरीवन। Hello everyone, welcome to Sierra Malhotra classes. My name is Barka Mirza and I am the expert faculty of management under Sierra Malhotra classes. And आज हम बात करने वाले हैं regarding this PFRDA examination जो कि recently हुआ है. And under PFRDA we'll be dealing with the management part, ठीक है। तो जब हम ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात करते हैं गाइस, द पेपर वाज मॉडरेट टू हाई लेवल, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस वर क्वाइट इजी, मतलब ऐसे क्वेश्चंस थे, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस थे जो बच्चे इजीली हैंडल कर लिए, उन्होंने कर लिया होगा फॉर श्योर। सो आई होप जितने भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया होगा उन सबका एग्जामिनेशन जो है वो अच्छा हुआ होगा फॉर श्योर। सो चलिए लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो किस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया था, अगर हम PFRDA फेज 1 की बात करते हैं गाइस, तो उसमें हमें देखने को मिला था फेज 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज 2 एग्जामिनेशन, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग दी HRD, रिगार्डिंग लीडरशिप। तो लेट्स हैंडल दैट। पहला क्वेश्चन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, पहला पूछा गया था दैट इज HRD रोल दैट हेल्प्स एम्प्लॉय टू हैंडल प्रॉब्लम्स ऑफ फियर्स एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। तो इसमें सर्टेन ऑप्शंस आपको दिए गए थे, दैट इज काउंसलिंग एक था, एक ओरिएंटेशन, एक डेलीगेशन और समथिंग लाइक दैट। बट जब हम HRD की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डेवलपमेंट की, है ना। हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज जब होती है, ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज कोई पर्टिकुलर प्लेसेस अगर खाली है तो उसके लिए हम वैकेंसीज जारी करते हैं ना। पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उतने लोगों में से हम सिलेक्शन करते हैं, कुछ लोगों को चूज करते हैं, उनके अंदर नॉलेज रहता है, वो नॉलेजेबल रहते हैं, वो एक्सपीरियंस रहते हैं, उनके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटीज़ है। बट HRD सेज कि उनके इन सारे क्वालिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को, नॉलेज को क्या करना है और अपग्रेड करना है, उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का वो एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाए, दैट इज HRD। तो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? इट इज द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग पीपल हु हैव टेक्निकल प्रॉब्लम्स, हु हैव पर्सनल प्रॉब्लम्स, हु हैव इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये सारी चीजें अगर एक एम्प्लॉय के अंदर वो उससे गुजर रहे हैं तो इसका एक इफेक्ट हमें उनके परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है, एक एडवर्स इफेक्ट, एंड उनका परफॉर्मेंस खराब होता है। एंड इसका एडवर्स इफेक्ट किसको देखने को मिलता है? किसके लिए जाता है? ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करिए, अपने टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए काम करिए, वो चीज नहीं देखने को मिलता है ना। तो बेसिकली काउंसलिंग इज अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोगों को समझो, उसके प्रॉब्लम्स से डील करो, उनके प्रॉब्लम्स को बैलेंस करके चलो ताकि उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए एंड उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट इज काउंसलिंग। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था व्हेन वी टॉक अबाउट HRD। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था रिगार्डिंग लीडरशिप, विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज फॉलोड अंडर लेज़ी-फेयर लीडरशिप। ये बात हो रही है रिगार्डिंग दी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में हमने 3 स्टाइल्स पढ़े थे, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड एक लेज़ी-फेयर लीडरशिप।
ऑटोक्रेटिक इन द सेंस कि वो टास्क मैनेजमेंट थियरी, कि वो बस अपने सबऑर्डिनेट से काम चाहते हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, अब वो काम वो उनको 2 घंटे में चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए, दैट इज ऑटोक्रेटिक, रूड वे में, रूड बिहेवियर, एरोगेंट. Second is democratic. We also say democratic as a participative leadership, जहां पे लोगों को क्या किया जाता है, लोगों से कंसल्ट किया जाता है, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि उनके भी आइडियाज शेयर हो सके, उनके भी जो रिव्यूज हैं, उनकी भी जो एनालिसिस है, उनको भी रखा जाए इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड द थर्ड स्टाइल इज लेजेस फेयर लीडरशिप, जहां पे एम्प्लॉयज को फुल फ्रीडम दी जाती है, उनको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये प्रॉब्लम दी गई, आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको फुल फ्रीडम दिया गया, आप अपने डिसीजन मेकिंग आप खुद करो, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. मींस एक सब ऑर्डिनेट्स को अपने सुपीरियर के पास जाने की मतलब जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. दी सबऑर्डिनेट, दैट कम्स अंडर लेजेस फेयर. तो जब हम लेजेस फेयर लीडरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है डेलीगेटिव लीडरशिप. डेलीगेटिव मींस क्या हो जाता है, जहां सुपीरियर अपने पावर्स को शेयर करते हैं विद देयर सबऑर्डिनेट्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज डेलीगेटिव लीडरशिप. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो पावर है वो शेयर करते हैं विद दी सबऑर्डिनेट्स, विद द एम्प्लॉयज, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिसीजन मेकिंग है वो खुद ले सके. देन एक क्वेश्चन पूछा गया था अगेन अंडर लीडरशिप स्टाइल, अंडर विच लीडरशिप स्टाइल अ लीडर कंसल्ट्स एंड इनवाइट्स हिज सबऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ डेमोक्रेटिक वे. आपको आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, सच एन इजी क्वेश्चन. आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, जिसको हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं, एंड लेजेस-फेयर. तो यहाँ पे सर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जहां पे एक लीडर लोगों को मौका देता है टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनको मौका देता है कि वो भी अपने आइडियाज, अपने व्यूज को शेयर करें, अपने भी जो पर्सपेक्टिव है उसको भी रखें इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि उनके भी आइडियाज को भी by their superior रख लिया जाएगा in the decision making for the organization, for the growth, for the expansion of the organization. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेरी इजी, दैट इज पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप. सच एन इजी क्वेश्चन गाइज. फेज 1 में भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं आया था, है ना. ओके, देन द क्वेश्चन इज अबाउट थियरीज. Okay, which theory talks about the integration of valuable concepts of the classical models with the social and behavioral science. यहाँ पे बात हो रही है ऐसी कौन सी थियरी है जहाँ पे आपको 3-4 का मिक्सचर देखा जा रहा है, मतलब क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, साइंस, सोशल, बिहेवियर, हर एक चीज एक इंटरलिंक्ड देखने को मिल रहा है. तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इन दी मॉडर्न अप्रोच. द करेक्ट ऑप्शन इज मॉडर्न अप्रोच. एंड ये सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में बात नहीं करती, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी बारे में बात करती है, ये चेंजेस के बारे में बात करती है. हमें चेंजेस को भी अडॉप्ट करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिटेबल होना है, अगर एक्सपैंड करना है, अगर सर्वाइव करना है, तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो चेंजेस वो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को अडॉप्ट करना है, तभी हमारा बिजनेस जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव करेगा, प्रॉफिटेबल होगा. सो दैट इज मॉडर्न अप्रोच, जहां पे ये तीनों चारों की बात की जाती है. देन कम्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था अगेन रिगार्डिंग द एचआरडी फंक्शंस. HRD functions that gives the employee independence in their respective domain. मतलब आपको आपके काम के अकॉर्डिंग फुल इंडिपेंडेंस दिया गया है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक मान लो एक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे. दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी. It is basically the degree of independence given to the employees at work so that they could be able to tackle their responsibilities to some extent. जो responsibilities उन्हें दी गई है उस responsibilities को वो कैसे tackle करते हैं खुद. That is principles of autonomy. यहाँ पे बात की गई है employee independence in their respective domains. So this is principles of autonomy is the correct option. Then एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था regarding the models of management that fills employees with pride of working towards betterment of the society.
हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम अपने लिए भी काम करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, हम एज अ सोसाइटी, हमारी कुछ इंटरवेंशन है, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है उनके लिए काम करते हैं। तो अगर हम ये सारी चीजों से डील कर रहे हैं तो इसका इजी मीनिंग है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लिंकेज बिल्डिंग रोल। जब हम लिंकेज बिल्डिंग की रोल की बात करते हैं तो इट बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज जिसे हम कह सकते हैं, एंड इट इज एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म जो फैसिलिटेट करता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन द रिसोर्सेज शेयरिंग एंड वर्क कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजों में हमें हेल्प करता है। हम इंटरनली तो डील करते हैं फॉर्मल वे में, बट इनफॉर्मल वे में हम कैसे डील करते हैं, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इन्वायरमेंट से डील करते हैं, बाहर डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हमें डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन जानने को मिलता है इन एन इनफॉर्मल वे, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करेगा एज अ, हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबल, इन अ प्रॉफिटेबल वे, उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। दैट इज लिंकेज बिल्डिंग रोल। एंड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था इन 2021 PFRDA का जो पेपर था 2021 का, उसमें भी मैनेजमेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग द प्राइड ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसका ऑप्शन है लिंकेज बिल्डिंग रोल। एंड ये हमारे जो सर है CA रमन लूथरा सर, उन्होंने भी लास्ट ईयर 2021 के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। So go and check it out in our portal, and it's question number 51. Then the next question is which of the following is the characteristic of morale and not motivation? Such an easy one. अगर आपको इसके डिफरेंस के बारे में पता है, अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड मोरल, आप इजीली आंसर दे सकते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट मोटिवेशन, मोटिवेशन के पीछे क्या होता है, कारण होता है, कुछ रीजंस होते हैं। उस चीज को पाने के लिए हम किसी से मोटिवेट भी होते हैं या हमें मोटिवेशन भी दी जाती है टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, वेदर इट इज द डिजायर्ड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे कोई डिजायर्ड गोल्स होंगे, हमारे कुछ एम्बिशंस होंगे। तो मोटिवेशन मीन्स हाँ वो इंसान ऐसा है, मुझे भी वैसा बनना है, उसे देख के मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। इसके पीछे क्या है, कुछ कारण है, आपको वो चीज करना है, एंड इट इज एन इंडिविजुअल कंसेप्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट मोरल, मोरल मीन्स आपने प्लानिंग तो कर लिया, आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप फुल इंथुजियाज्म के साथ काम कर रहे हो, आप फुल एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, आपको काम करने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट के साथ आप काम कर रहे हो, आप इंजॉय करके काम कर रहे हो, आप फुल हैप्पीनेस के साथ काम कर रहे हो। दैट इज मोरल, to achieve your desired objectives or goals of the organization, and it is a group concept. So the correct option is morale is a group behavior. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरल एंड नॉट मोटिवेशन? नॉट हमें एग्जामिनेशन में ये चीज़ें देखने को मिलती है, ये नो नॉट का ऑप्शन आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई होप आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन किया होगा। Then the last one is good communication and mutual trust and respect between employees and management will lead to a good communication skill, a trust, a respect between the manager and the employees, between the employer and the employees. एम्प्लॉयज को भी अपने मैनेजमेंट का डिमांड्स फुलफिल करना है एंड मैनेजमेंट को भी अपने एम्प्लॉयज के नीड्स, उसके डिजायर्स, उसके डिमांड्स को फुलफिल करना है। तभी एक एम्प्लॉय इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली काम करेगा टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गाइज? मैनेजर इफिशियंसी। जब हम मैनेजर इफिशियंसी की बात करते हैं तो इट बेसिकली डील्स विद द परफॉर्मिंग एक्टिविटीज विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मान लो एम्प्लॉयर ने कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को चूज किया है, एम्प्लॉय को चूज किया है अकॉर्डिंग टू हिज और हर जो भी जिस चीज में वो स्पेशलाइज्ड है उसके अकॉर्डिंग उसे काम दे दी गई है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग उसे काम या वर्क दे दिया गया है तो उस काम को वो जल्दी से जल्दी करेगा, कम से कम टाइम में करेगा, वेस्टेजेस कम करने की कोशिश करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इससे कंपनी का कम होगा एंड कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। सो इट इज बेसिकली मैनेजर efficiency. So basically these are the 8 questions that were asked in the PFRDA examination phase 2 and अगर हम management की बात करते हैं the questions were very very easy. So thank you everyone. I hope आप लोगों को ये session जो है वो अच्छा लगा होगा and most important thing PFRDA का तो examination clear हो गया है, खत्म हो गया है, but our next examination is our next
ambition is SEBI grade A examination, and हम कह सकते हैं हार्डली इन दी एंड ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जैन हमारा जो SEBI grade A का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा गाइज. सो स्टार्ट preparing yourself for SEBI grade A. Start your preparation from now onwards. This is the time to start your preparation for SEBI grade A to clear the examination. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं नोटिफिकेशन के बाद हम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे. भैया नोटिफिकेशन के बाद आपको टाइम ही कहाँ मिलता है. एक महीने के बाद फेज 1, उसके बाद फेज 2, आपको टाइम नहीं मिलेगा टू स्टार्ट योर टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. तो अभी से ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, स्ट्रेंथन करो, एंड एग्जामिनेशन हम इजीली क्रैक कर सकते हैं फॉर श्योर. एंड बहुत जल्द हम अपनी SEBI grade A की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं टू क्रैक द एग्जामिनेशन. एंड अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किया है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट SEBI grade A, अभी अगला एग्जाम हमारा SEBI है, तो काइंडली गो अहेड एंड रिव्यू कीजिए हमारे कोर्सेज को. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट SEBI, हमारे कंप्लीट कोर्सेज, हमारे मॉड्यूल वाइज कोर्सेज, हमारे टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर पोर्टल. काइंडली चेक इट आउट. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जब आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अभी आप SEBI के कोर्स को परचेज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल. सो गो अहेड विद इट गाइज. थैंक यू एवरीवन. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में.